गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे शैलों के अंतर्गत आग्नेय शैलों की मुख्य विशेषताओं की। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने बात की थी, आग्नेय शैलें जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। शैलों का निर्माण चक्रीय रूप में होता है। सर्वप्रथम आग्नेय शैल के ऊपर अनाच्छादनकारी शक्तियों के द्वारा काटछाट से अवसाद या तलछट की उत्पत्ति हुई, जिससे कालांतर में अवसादी शैलें बनी। और पर्वत निर्माण के समय अत्यधिक दबाव के कारण मैग्मा के संपर्क में आने वाली शैलों का कायांतरण हुआ, जिसके फलस्वरूप कायांतरित शैलें, तथा अत्यधिक ताप एवं दबाव से शैलों का पुनः कायांतरण होता है तथा मौलिक जो कायांतरित शैलें जो हैं वो पिघलकर आग्नेय शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से शैलों का निर्माण साइक्लिक रूप में होता है। आग्नेय शैलें जो हैं ये तप्त और द्रवित पदार्थों के ठंडे होकर जमने से ये बनती हैं। पृथ्वी के ऊपर सर्वप्रथम इन शैलों का निर्माण हुआ, इसलिए इन शैलों को प्राथमिक शैलें कहा जाता है या मौलिक शैलें भी कहा जाता है। और अन्य जो अवसादी और हमारी रूपांतरित शैलें जो हैं, इनका निर्माण प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आग्नेय शैलों से हुआ है, इसलिए इनको गौण या सेकेंडरी शैलें भी कहा जाता है। आग्नेय शैलों के अंदर रवे होते हैं, इसलिए इनको रवेदार या क्रिस्टलाइन रॉक्स भी कहा जाता है। आज हम बात करते हैं आग्नेय शैलों की मुख्य विशेषताओं की। तो आग्नेय शैलों की जो मुख्य विशेषताएं जो हैं वो निम्न है। आग्नेय शैलें जो हैं ये दानेदार और रवेदार होती हैं। इनमें रवे और दाने होते हैं, यानी द्रवीभूत अवस्था से क्रमशः इनके ठंडे होकर जमने से इनमें रवों का या दानों का निर्माण होता है। और जमने में समय अधिक लेने के कारण या प्रयुक्त समय के अनुसार रवों का आकार निश्चित परंतु भिन्न भिन्न दशाओं में मैग्मा के भिन्न भिन्न गति से ठोस होने के फलस्वरूप इन रवों के आकार और बनावट में अंतर होता है। यानी इन शैलों के अंदर हम देखें तो निचले भाग की जो शैलें हैं उनके अंदर रवे जो हैं वो ऊपरी भाग के रवों से अलग होंगे। यानी ऊपरी भाग की शैलों में रवे आपको छोटे नजर आएंगे और अधिक होंगे, जबकि निचले भाग की शैलों के अंदर रवे जो है वो बड़े होंगे और मात्रा में कम होंगे। तो रवे इनमें होने के कारण इन शैलों को, जैसा कि अभी हमने बात की थी, इनको क्रिस्टलाइन रॉक्स भी कहा जाता है। इसके साथ ही कुछ आग्नेय शैलों में रवों का या कणों का अभाव भी होता है। ये शैलें अपरतदार अथवा स्थूल होती हैं, यानी इनमें परतें नहीं होती, जबकि कायांतरित शैलें जो है उनमें परतें होती हैं। तो कायांतरित शैलों की भांति इनमें परतें नहीं पाई जाती, इसलिए इनको स्तरहीन या अनस्ट्रेटिफाइड शैलें भी कहा जाता है। यद्यपि ज्वालामुखी विस्फोटों के पश्चात मैग्मा की परतें क्रमशः जमने से ये स्थिरित दिखाई देती हैं, लेकिन ये लेयर्स जो हैं आभासी होती हैं, वास्तविक नहीं होती। इसलिए इन परतों को आभासी परतों भी के नाम से भी जाना जाता है। ये शैलें असंरंध्री होती हैं, यानी इनमें रंध्र या छिद्र नहीं होते, जिसके कारण इनमें जल जो है वो आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता, यानी ये नॉन पोरस होती हैं। इसके साथ ही ये सघन और स्थूल होती हैं। सघन यानी कॉम्पैक्ट और स्थूल यानी मैसिव होती हैं। इसके साथ ही इन शैलों के ऊपर यांत्रिक अपर्दन अधिक होता है, कि रासायनिक अपर्दन जो है उसका प्रभाव कम होता है, क्योंकि ये अत्यधिक कठोर होती है। इनमें छिद्र और दरार कम होते हैं, यानी जल जो है वो केवल संधियों के सहारे ही इनमें प्रवेश कर जल और जो हिम है वो प्रवेश कर अपक्षय का कार्य करता है, इसलिए रासायनिक या केमिकल इरोशन जो है इसके ऊपर कम होता है। तो यानी बात करें तो इनके ऊपर फिजिकल या जो भौतिक यांत्रिक जो अपक्षय है इसका प्रभाव अधिक होता है, और उसी के द्वारा इनके ऊपर टूट फूट और अनाच्छादन की क्रियाएं होती हैं। इन शैलों के अंदर फॉसिल्स या जीवाश्म जो है वो नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब इनका निर्माण हुआ था तब पृथ्वी के ऊपर जीवन नहीं था, और दूसरा इनका निर्माण तप्त और तरल मैग्मा के ठंडे होने से होता है। तो यदि जीवाशेष उपस्थित भी रहे हों तो अत्यधिक उच्च तापमान के कारण वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही इन शैलों का संबंध ज्वालामुखी क्रिया होने के कारण ज्वालामुखी प्रदेशों से होता है, और इनका वितरण भी ज्वालामुखी क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करें इन शैलों के वर्गीकरण की,
तो उत्पत्ति, गठन, खनिज संयोजन और रंग आदि के अनुसार इनके कई प्रकार होते हैं। वर्सेस्टर के अनुसार आग्नेय शैलों में अनेक प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। उत्पत्ति प्रक्रिया के अनुसार हम देखें तो इनको दो भागों के अंदर हम बांटते हैं। पहली है अंतर्वेदी और दूसरी है बहिर्वेदी आग्नेय शैल। अंतर्वेदी यानी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और बहिर्वेदी को एक्सट्रूसिव आग्नेय शैल या इग्नियस रॉक्स के नाम से जाना जाता है। आग्नेय शैलों की उत्पत्ति तरल मैग्मा के जमने से होती है। तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो कभी धरातल के ऊपर जमता है तो कभी नीचे, इसलिए इनको दो भागों के अंदर आंतरिक या बाह्य या अंतर्वेदी या बाह्य शैलों के अंदर विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्वेदी आग्नेय शैल की। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक गहराई पर मैग्मा के जमाव के द्वारा इन अंतर्वेदी या आंतरिक शैलों का निर्माण हुआ है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी ये जो मैग्मा है इसका अलग अलग गहराई के अंदर ये अलग अलग समय में जमता है, जिसके कारण इसमें रवों का निर्माण होता है। तो इस आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा गया है। पहली है पातालीय और दूसरी है अधिवितलीय। पातालीय शैलें जो हैं ये अत्यधिक गहराई पर उच्च तापमानों के कारण मैग्मा के ठंडे और ठोस होने से इनका निर्माण होता है। यानी इनका निर्माण अत्यधिक गहराई में होने के कारण इनको प्लूटोनिक या पातालीय शैल कहा जाता है। और इसका मुख्य उदाहरण हम देखें तो ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट और ग्रेनाइट क्रम की शैलें जो है वो पातालीय शैलें हैं और या पातालीय शैलों के नाम से जानी जाती हैं। इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक गहराई के अंदर होता है। दूसरी शैल जो है ये है अधिवितलीय आग्नेय शैल। इसको हाइपेबाइसल इग्नियस रॉक्स भी कहा जाता है। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय ऊपर उठता हुआ मैग्मा धरातलीय अवरोधों के कारण जो छिद्र, दरार और नलिकाएं जो होती हैं उनमें जमकर ठोस हो जाता है और इन शैलों के अंदर परिवर्तित हो जाता है, यानी अधिवितलीय आग्नेय शैलों के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इनके जमने में कम समय लगता है, इसलिए इनके अंदर जो रवे जो पाए जाते हैं वो छोटे और सूक्ष्म होते हैं। और इसका मुख्य उदाहरण हम देखें तो डोलेराइट जो है वो इसका मुख्य उदाहरण है। और जो मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर खासकर ये जो शैलें हैं ये पातालीय और बहिर्वेदी शैलों के या बाह्य या जो पाताली शैल है उसके मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर इनका निर्माण होता है, इसलिए इनको मध्यवर्ती शैल भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के अंदर या मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर मैग्मा का जमाव जो है वो कई रूपों में होता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि अधिवितलीय आग्नेय शैल जो है इसके कई रूप होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अधिवितलीय शैलों के मुख्य उदाहरण की, तो डोलेराइट क्रम की शैलें जो हैं वो अधिवितलीय शैलों के मुख्य उदाहरण हैं। सबसे पहले इसके रूप की हम बात करें तो यह है छत्र शिला या लेकोलिथ। लेकोलिथ जो है ये खासकर ये संरचना पृथ्वी के भूपृष्ठ के नीचे जब भूगर्भिक परतें जहाँ जो लेयर्ड रॉक्स जो होती हैं उसके अंदर उत्तल रूप के अंदर पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा और जलवाष्प आकर जम जाते हैं और गुंबद के रूप में शैलों का निर्माण करते हैं। तो इसको हम छत्रशिला या लेकोलिथ के नाम से जानते हैं। तो इसका निर्माण खासकर जो है वो लेयर्ड रॉक्स जो होती हैं, जो परतदार शैलें जो होती हैं, परतदार शैलों के अंदर जलवाष्प और मैग्मा के जमाव के द्वारा छत्रशिला या लेकोलिथ का निर्माण होता है। खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ऊटा प्रांत में हेनरी पर्वत पर इस प्रकार की आकृतियां नजर आती हैं। दूसरी जो संरचना है वो है सीडार। तो खासकर ये भी परतों के अंदर बनती हैं। अलग अलग परतों में मैग्मा के गुंबदाकार आकार के अंदर, जैसे देवदार के जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष के आकार के अंदर मैग्मा का जमाव हो जाता है। तो इस जो संरचना को हम सीडार कहते हैं। अगली संरचना है लोपोलिथ। जर्मन भाषा के अंदर लोपास का मतलब होता है छिछला बेसिन। तो जब मैग्मा के जमाव तश्तरीनुमा आकार के अंदर होते हैं और वहाँ पर मैग्मा जमकर एक शैल के अंदर परिवर्तित हो जाता है,
तो जब मैग्मा तश्रीनुमा नतोदर बेसिन में एकत्रित हो जाता है और ये जो आकृति बनती है इसको हम लोपोलिथ के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार की आकृतियां जो हैं वो अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक नज़र आती हैं। अगली संरचना जो है वो है फैकोलिथ। फैकोलिथ जो संरचना है ये खासकर वलित पर्वतों के अंदर पाई जाती है। वलित पर्वतों के अंदर आप सभी जानते हैं अपनति और अभिनतियाँ होती हैं। तो जो अपनति और अभिनतियाँ जो हैं इसके अंदर मैग्मा का जमाव होने से जो शैलें जो बनती हैं इस रूप को हम फैकोलिथ के नाम से जानते हैं। अगली जो संरचना या जो रूप है इसका वो है बैथोलिथ। तो बैथोलिथ जो संरचना है इसका मतलब है गहराई में मैग्मा का जमाव। जर्मन भाषा में बैथोलिथ का मतलब होता है गहराई से। तो मैग्मा के वृहत जो गुंबदाकार जमाव जो अत्यधिक गहराई में होते हैं इनको हम बैथोलिथ के नाम से जानते हैं। खासकर इस प्रकार की संरचनाएं जो है संयुक्त राज्य के इदाहो के अंदर इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं और इनका निर्माण ग्रेनाइट और ग्रेनोडायोराइट से शैलों से होता है। अगली संरचना या रूप जो है वो है सिल। सिल जो है ये अवसादी शैलों की जो समानांतर परतें जो हैं उसके अंदर मैग्मा का जो जमाव हो जाता है एक तरह से क्षैतिज जमाव होते हैं और इस संरचना को हम सिल के नाम से जानते हैं। जब ये संरचना पतली होती है पतले जो रूप होते हैं उसको हम शीट कहते हैं और जब इसकी मोटाई अधिक हो जाती है तो इस संरचना को हम सिल के नाम से जानते हैं। सिल जो है खासकर दक्षिणी अफ्रीका के कारू क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और शीट जो है ये सिल की भांति ही मैग्मा के विस्तृत किंतु पतली चादर के रूप में जो जमाव होते हैं उनको हम शीट कहते हैं। शीट के अलावा अगली जो संरचना है वो है बॉस। भूपटल की सतह से जब कोण बनाते हुए मैग्मा के जो जमाव होते हैं उसको हम बॉस के नाम से जानते हैं। ये खासकर लघु जमाव होते हैं। अगला जो संरचना जो है ये है स्टॉक। स्टॉक खासकर गोलाकार आग्नेय शैलों को कहते हैं जो किसी पूर्व स्थित आग्नेय शैलों में अंतर्वेदित हो जाती हैं। एक तरह से हम कहें तो ये बैथोलिथ के ही लघु रूप होते हैं। अगली जो रूप या प्रकार जो है इसको हम ज्वालामुखी नलिका या ग्रीवा के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी जो ये पाइप और नेक जो होती है ये खासकर ज्वालामुखी क्षेत्रों के अंदर होते हैं। तो जब मैग्मा नीचे से ऊपर आते हुए ज्वालामुखी की जो नेक है उसके अंदर ही जम जाता है तो इस आकृति को हम वॉल्केनिक पाइप या नेक के नाम से हम जानते हैं। और भूपटल की जब ऊपरी लेयर्स का अनाच्छादन हो जाता है तब ये आकृतियां हमें नजर आती हैं। अगली संरचना जिसको हम कह सकते हैं प्लग जब ज्वालामुखी क्रेटर जो होता है उस पर मैग्मा का जमाव हो जाता है और ये जो मैग्मा के जमाव होने से जो मैग्मा का जो छिद्र है वो बंद हो जाता है तो ये जो उभरी हुई आकृति है इसको हम प्लग कहते हैं। और इसी तरह की जो एक संरचना है वो है डाइट जो है ये खासकर सिल की भांति ही होती है लेकिन ये खासकर ऊर्ध्वाधर होती हैं परतों के रूप में ही सीधी खड़ी संरचनाएं जो होती हैं इनको हम डाइक कहते हैं। तो भूपटल से समकोण बनाते हुए लंबवत रूप में जब मैग्मा का जमाव हो जाता है तो इसको हम डाइक के नाम से हम जानते हैं। अब हम बात करें अंतर्वेदी शैलों के साथ ही दूसरी जो शैलें हैं इनको हम बहिर्वेदी या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो इनका निर्माण पिघली हुई शैलों यानी लावा के भूपटल पर बाहर होकर जमने से होता है। यानी जब लावा बाहर आकर मैग्मा अंदर से बाहर आता है तो उसको हम लावा कहते हैं। तो वायु के संपर्क में आकर ये शीघ्रता से ही ठंडा हो जाता है और इसमें रवों का निर्माण नहीं हो पाता और बहिर्वेदी शैलों के अंदर ये परिवर्तित हो जाता है। हम कह सकते हैं कि बहिर्वेदी शैलों का निर्माण होता है। तो इसमें रवे जो हैं ये अनुपस्थित
होते हैं। और लावा निर्मित इन शैलों को हम ज्वालामुखी शैल के नाम से भी जानते हैं। और मुख्य उदाहरण है बेसाल्ट और गैब्रो। और इस प्रकार के शैलें जो हैं, खासकर लावा जब धरातल के ऊपर या क्रस्ट के ऊपर प्रवाहित होता है तो कई पठारों का भी निर्माण हुआ है विश्व के अंदर, जिसमें भारत का प्रमुख दक्कन का पठार है, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील का, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर कोलंबिया का पठार भी इसी प्रक्रिया के द्वारा बने हैं। और ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा के साथ साथ ज्वालामुखी बम, ब्रेसिया, लेपीली, ज्वालामुखी राख भी आती हैं और ये बनकर ये जमकर इनका निर्माण, बाह्य जो शैलें हैं इनका निर्माण करते हैं। और ये जो शैलें हैं ये नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं, अस्फटिकीय होती हैं, क्योंकि इसमें क्रिस्टल्स या इनका निर्माण नहीं होता, क्योंकि बाहर आने पर शीघ्रता से ही ये जम जाती हैं। तो शीघ्रता से ठंडे होने के कारण इनमें रवों का या क्रिस्टल्स का निर्माण नहीं होता। जैसा कि अभी हमने बात की थी, रवे या क्रिस्टल्स जो है आंतरिक भाग या गहराई में अधिक मात्रा में और बड़े होते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर आते हैं धरातल गहराई से ऊपर की ओर, तो रवे छोटे होते जाते हैं और इनका निर्माण नहीं होता। लावा प्रवाह से अभी जैसा कि हमने बात की विश्व के प्रमुख पठारों का भी निर्माण हुआ। और इसके साथ ही अभी हमने बात की ज्वालामुखी उद्गार के समय जो बाहर की ओर ठोस ज्वालामुखी बम है, ब्रेसिया, लेपिली, ज्वालामुखी राख जो होती है ये भी जमकर बहिर्वेदी शैलों का निर्माण करती हैं। तो ये तो था हमारा आग्नेय शैलों का हमारा एक वर्गीकरण, जो हम उत्पत्ति प्रक्रिया के अनुसार हमने किया, जिसमें हमने शैलों को दो भागों के अंदर बांटा, आंतरिक या अंतर्वेदी और बाह्य या बहिर्वेदी शैल। तो आग्नेय शैलें जो हैं आंतरिक भाग में, मध्यवर्ती और बाह्य भाग में दोनों ही क्षेत्रों के अंदर इनका निर्माण होता है। तो इनका निर्माण प्राचीन काल से लेकर अभी भी इनका निर्माण हो रहा है। अगले व्याख्यान में हम आग्नेय शैल का जो मुख्य विभाजन है उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। या मुख्य वर्गीकरण का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।